Good morning students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 24th of February 2023 Friday. अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो की रिकमेंडेड प्ले स्पीड है 1.25x. Thought of the day is, at the end of the day, whether or not those people are comfortable with how you are living your life doesn't matter. What matter is whether you are comfortable with it or not. और आज के मिंट पेपर की ये न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 12 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और डिस्कशन में हम 3 न्यूज़ आर्टिकल्स मिंट के और रिमेनिंग बिजनेस के कवर करेंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली 12 न्यूज़ आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। सेंटर मे सून ओके ₹3 ट्रिलियन फॉर भारतमाला 2.0। तो भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए जो रोड मिनिस्ट्री है वो सेकेंड फेज का प्रपोजल सेंड करने वाली है यूनियन कैबिनेट को। तो भारतमाला प्रोजेक्ट क्या है? इसको भारतमाला परियोजना के नाम से भी जानते हैं। दिस प्रोजेक्ट वाज अनाउंस्ड बाय मिस्टर नितिन गडकरी, द मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया, बेसिकली टू इम्प्रूव द रोड नेटवर्क इन द कंट्री. The budget for the scheme will be managed by the cess collected on petrol and diesel and tax collected at toll booth, apart from the budgetary support that has been provided by central government. और इस भारतमाला प्रोजेक्ट के बहुत सारे कंपोनेंट्स भी थे। इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर के भी डेवलपमेंट था, फीडर रूट और इंटर कॉरिडोर को लेकर के भी कई सारे प्रोजेक्ट्स थे, नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट भी एक कंपोनेंट था, बॉर्डर रोड एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी भी इसका एक पार्ट था। इसके अलावा पोर्ट कनेक्टिविटी, कोस्टल रोड, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, ऑल दीज वर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ भारतमाला प्रोजेक्ट. So basically the main aim was to improve the quality of roads to bring a wave of development in every corner of the country. तो उसी का ये फर्स्ट फेज था. अब सेकेंड फेज के लिए जो यूनियन रोड मिनिस्ट्री है वो कैबिनेट को प्रपोजल देने वाली है और ऐसा कहा जा रहा है इस सेकेंड वेव में या सेकेंड फेज में अप्रॉक्सीमेटली 5000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज और हाईवेज जो है वो डेवलप किए जाएंगे जिसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 3 ट्रिलियन रुपीज़ आएगी. तो इस प्रोजेक्ट को लेकर के यूनियन रोड मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी जो प्रपोजल है वो तैयार कर लिया और ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी कैबिनेट से यानी नेक्स्ट मंथ तक यूनियन कैबिनेट जो है इस पर्टिकुलर भारतमाला फेज़ 2 के लिए अप्रूवल दे देगा. हालांकि ऐसा नहीं है कि जो फेज़ 1 का काम है, जो फेज़ 1 के प्रोजेक्ट हैं वो कंप्लीट हो गए हैं. फेज़ 1 के जो प्रोजेक्ट हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 5 साल तक डिले हो गए. क्यों डिले हो गए हैं? ऐसा कहा जा रहा है पैंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा डिसरप्शन देखने को मिला प्रोसेस में. कई सारे जो लैंड एक्विजिशन के जो प्रपोजल थे वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाए. तो इसकी वजह से जो फेज़ 1 के प्रोजेक्ट से कई सारे वो अप्रॉक्सीमेटली 5 साल तक डिले हो गए और अभी भी फेज़ 1 कंप्लीट नहीं हुआ है. बट जो मिनिस्ट्री का अप्रोच है वो ये है कि फेज़ 2 भी जो है वो फेज़ 1 के साथ ही कंप्लीट किया जाए अलॉन्ग साइड दैट ऑफ फेज़ 1, जिसकी वजह से फेज़ 2 भी फेज़ 1 की तरह डिले ना हो. तो अप्रॉक्सीमेटली 5000 करोड़ की जो रोड हैं वो इस नए फेज़ में कंप्लीट करी जाएंगी और डिफरेंट फोल्ड्स में ये प्रोजेक्ट जो है वो अनाउंस किए जाएंगे. हालांकि ये तो अभी रीसेंट प्रपोजल है. इससे पहले जो प्लान में टारगेट सेट किया गया था वो अप्रॉक्सीमेटली 6 एक्सप्रेसवेज का और 17 कंट्रोल्ड कॉरिडोर्स जिसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 8000 किलोमीटर तक की होगी. इतने सारे प्रोजेक्ट पहले सोचे गए थे, पहले डिसाइड किए गए थे, पहले इनका टारगेट सेट किया गया था फॉर भारतमाला भारत परियोजना फेज़ 2, जिसकी टोटल जो कैपिटल कॉस्ट थी अप्रॉक्सीमेटली 3.66 ट्रिलियन सोची गई थी. लेकिन अब रिवाइज्ड फॉर्म में जो रोड मिनिस्ट्री ने प्रोजेक्ट सबमिट किया है कैबिनेट को उसमें थोड़ा सा रिडक्शन किया गया है टारगेट में. हालांकि कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर के नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने प्रपोजल्स भी इशू कर दिए थे और टेंडर भी इनवाइट किए गए थे. लेकिन फिलहाल के लिए कुछ रोड्स का तो कंस्ट्रक्शन फाइनेंशियल ईयर 24 के फर्स्ट हाफ तक जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सोच रहा है. लेकिन अभी भी इसको लेकर के बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं है क्योंकि जो फेज़ 1 है उसका कंप्लीशन 5 साल डिले हो गया और वो 2027 में कंप्लीट होगा. तो उसको देखते हुए जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती है या मिनिस्ट्री ये चाहती है कि जो फेज़ 2 के प्रोजेक्ट्स हैं उनको जल्दी इनिशिएट किया जाए, उन्हें जल्दी एग्जीक्यूट किया जाए ताकि वो टाइमली मैनर में कंप्लीट हो पाए. सो दिस इज़ द अप्रूवल स्टेज फॉर स्टार्टिंग द फेज़ 2 ऑफ भारतमाला प्रोजेक्ट. और अभी फेज़ 1 में कितना कंप्लीशन हुआ है
ये आप देख सकते हैं। तो डिफरेंट जो कॉरिडोर्स हैं उनके बारे में बताया गया है, कितना डिस्टेंस जो है वो कंप्लीट हुआ है ये भी आप देख सकते हैं। तो बेसिक दिस इज द प्रोग्रेस रिपोर्ट, यू कैन हैव अ ग्लिम्स ऑफ इट। अब देख लेते हैं बिजनेस मिंट का ही पेज नंबर 2 पर दिया हुआ, पेज नंबर 1 पर दिया हुआ आर्टिकल नंबर 2, इंडिया आईएनसी में रेज पे बाय 10.3% दिस ईयर। तो एक प्रोफेशनल सर्विस फर्म है जिसने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करी है और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडियन कंपनीज हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 10.3% तक का वेज हाइक कर सकती हैं फॉर दिस ईयर, फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। इसके पीछे रीज़न क्योंकि कंपनीज जो हैं वो फिलहाल के लिए अपना जो टैलेंट है उसको रिटेन करना चाह रही हैं, क्योंकि लास्ट 14 ईयर्स में इस साल सबसे ज़्यादा एट्रिशन रेट देखा गया। एट्रिशन रेट मीन्स नंबर ऑफ द एम्प्लॉय लिविंग द कंपनी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम और इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको एम्प्लॉय टर्नओवर भी बोलते हैं, एम्प्लॉय एट्रिशन भी बोलते हैं। तो एट्रिशन अपने 14 साल के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर है। अप्रॉक्सीमेटली 21.4% का एट्रिशन रेट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी जो है अपनी टैलेंट रिटेंशन जो स्ट्रैटेजीज है उनमें चेंज कर रही हैं, उनमें मॉडिफिकेशन कर रही हैं और इसी वजह से जो कंपनीज हैं वो डबल डिजिट पे हाइक ऑफर कर सकती हैं बेस्ट टैलेंट को रिटेन करने के लिए। लेकिन अगर हम अदर चैलेंजेस को देखें तो जिस तरीके से इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, जिस तरीके से मार्केट वोलेटाइल हो रही है, उसके बाद जो पे हाई है दैट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग स्टेप फॉर कंपनीज, बट कंपनीज हैज़ नो अदर ऑप्शंस एक्सेप्ट टू पे हाई। और अगर हम रिसेंट 2 ईयर्स का डेटा देखें तो कुछ कंपनीज जो हैं उन्होंने एग्रेसिव सैलरी इंक्रीज़ किया है अपने एम्प्लॉयज़ का, और जबकि इसी एग्रेसिव सैलरी इंक्रीज की वजह से जो कंपनीज हैं दे आर ग्रैपलिंग विद द हायर वेजेस बिल, क्योंकि ऑलरेडी ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, मार्केट में डिमांड नहीं है, प्रोजेक्ट जो है वो सेल नहीं हो रहा है, उसके अदर साइड वेजेस बिल जो है वो कंपनीज के ऑलरेडी शूट अप कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से कंपनीज की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो और ज़्यादा चैलेंजिंग हो रही है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट अबाउट 46% ऑफ इंडियन कंपनीज आर रेडी टू रोल आउट द डबल डिजिट हाइक। तो अप्रॉक्सीमेटली हाफ कंपनीज जो हैं वो डबल डिजिट सैलरी हाइक देंगी अपने एम्प्लॉय को, जबकि यही डेटा 2023 में अप्रॉक्सीमेटली 10.3% हाइक इंडिकेट कर रहा था। 46% कंपनीज जो हैं वो हाइक देंगी, अप्रॉक्सीमेटली 10.3% का एवरेज हाइक देखने को मिलेगा एम्प्लॉयज़ की सैलरी में। बेसिकली जो ये स्टडी है इसने 1400 कंपनीज का डेटा एनालाइज किया था अक्रॉस 4 इंडस्ट्री और उसके बेसिस पर ये अपनी फाइंडिंग्स दी हैं। सो दिस इज़ द हेल्दी प्रोजेक्शन। सैलरी हाइक होगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मार्केट में डिमांड भी बूस्टअप होगी, क्योंकि इंडिविजुअल के हाथ में ज़्यादा इनकम होगी, ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी, डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली प्रोड्यूसर विल गेट द इंसेंटिव टू प्रोड्यूस मोर एंड दे विल प्रोड्यूस मोर। इफ दे विल प्रोड्यूस मोर देयर विल बी मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देन मोर डिस्पोजेबल इनकम एंड दिस विशियस साइकिल विल गो ऑन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड जीडीपी विल ग्रो। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। बाइडेन टैप्स बंगा टू हेड वर्ल्ड बैंक। सो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने थर्सडे को इंडियन अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव अजय बंगा को नॉमिनेट किया है फॉर द प्रेसिडेंसी ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनने के लिए मिस्टर अजय बंगा को नॉमिनेट किया है जॉय बाइडेन ने, जो बेसिकली इंडियन अमेरिकन ओरिजिन के बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं और उनका जो एक्सपीरियंस है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर उनका ह्यूज एक्सपीरियंस है। उसी एक्सपीरियंस को लीवरेज करने के लिए और वर्ल्ड बैंक के जो 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन और क्लाइमेट चेंज, उसको अचीव करने के लिए जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मिस्टर अजय बंगा को नॉमिनेट किया है। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल नंबर 1 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। एल नीनो रिस्क फॉर इन्फ्लेशन, फार्म आउटपुट, फिनमिन। पिछले कई बार न्यूज़ में ये 2-3 कंसेप्ट जो है बार बार आ रहे हैं ज्योग्राफी के कंसेप्ट। एक है एल नीनो और दूसरा है ला नीना। इसको हम ला नीना, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशली फॉर यूपीएससी दे माइट बी नोइंग अबाउट दीज 2 कंसेप्ट ऑफ ज्योग्राफी। तो अगर हम यहाँ जल्दी से डिस्कस करें तो ये जो एल नीनो और जो ला नीना है ये बेसिकली क्लाइमेट पैटर्न है पैसिफिक ओशन में, जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड जो वेदर है वो इम्पैक्ट होता है। तो पैसिफिक ओशन में होने वाले ये क्लाइमेटिक पैटर्न है जिसका इम्पैक्ट हमें ग्लोबल लेवल पर या ग्लोबल वेदर पर देखने को मिलता है।
और इसी वजह से इनका कंसीडरेशन एल नीनो और ला नीनो का कंसीडरेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी कंट्री में, स्पेशली जो इंडिया जैसे कंट्री है उसमें वेदर की कंडीशन को प्रेडिक्ट करने के लिए, रेन को प्रेडिक्ट करने के लिए, क्योंकि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है वो एग्रीकल्चर पर है और एग्रीकल्चर की डिपेंडेंसी जो है वो रेन पर है, जिसकी वजह से इंडिया के लिए जो कंसेप्ट है पैसिफिक ओशन में होने वाले जो वेदर पैटर्न है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इन कंसेप्ट की, बेसिकली हैं क्या, तो एल नीनो और ला नीनो दीज आर द टू अपोजिट क्लाइमेट पैटर्न। तो पहली बात तो ये है कि ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, एंड दैट ब्रेक्स द नॉर्मल कंडीशंस, and scientists call these phenomena as El Nino Southern Oscillation Cycle. So El Nino and La Nina can both have the global impact on weather, wildfire and ecosystem and eventually the economies. Generally जो इनके एपिसोड होते हैं इन वेदर कंडीशन के, चाहे वो एल नीनो हो चाहे वो ला नीनो, बेसिकली ये 9 से 12 महीनों तक रहते हैं, बट कुछ सर्कम सिचुएशन में, कुछ सर्कम इंस्टेंसेस में ये कभी कभी ईयर्स तक भी जा सकते हैं। सो एल नीनो एंड ला नीना इवेंट occur every 2 to 7 years on an average, but they don't occur on regular schedule. Generally, El Nino occurs more frequently than this concept La Nina. तो ये El Nino क्या है? During El Nino, the trade winds weaken. The trade winds get weaken and warm water is pushed back east towards the west coast of the America. And this El Nino concept affect the weather significantly. The warmer water cause the Pacific jet stream to move south of its neutral position. And with this shift, the area in the northern US and Canada are drier and warmer than usual or than average. But in US Gulf Coast and Southeast, these periods are wetter than usual and have increased flooding. और इसी एल नीनो को लिटिल बॉय भी बोलते हैं स्पेनिश में। एल नीनो इज कॉल्ड एज लिटिल बॉय इन स्पेनिश, और ला नीनो को बोलते हैं लिटिल गर्ल इन स्पेनिश, और कभी कभी इसे कोल्ड इवेंट भी बोला जाता है ला नीनो को। एज आई डिस्कस, ला नीनो हैज़ द अपोजिट इफेक्ट ऑफ एल नीनो। ड्यूरिंग ला नीना इवेंट ट्रेड विंड्स आर स्ट्रोंगर देन यूजुअल। यहाँ पर ट्रेड विंड्स वीकर हो जाती हैं, यहाँ पर ला नीनो में जो ट्रेड विंड्स हैं ये स्ट्रोंगर हो जाती हैं। एंड दीज स्ट्रोंगर ट्रेड विंड्स push more warm water towards the Asia, and off the west coast of the America, upwelling increase bringing cold nutrient rich water to the surface. ये तो बात हो गई एल नीनो और ला नीना कंसेप्ट की। अब एल नीना का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सो इफ वी टॉक अबाउट एल नीनोज climatic pattern on India, that basically include warming of the ocean temperature over the tropical eastern Pacific. It usually accompanied by intense climate change. एल नीनो का इंडिया पे जो इम्पैक्ट होता है वो इंटेंस क्लाइमेट चेंज के फॉर्म में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमें रेनफॉल डेफिसिट देखने को मिलता है कुछ एरियाज में। तो कंट्री के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर जो रेनफॉल है वो रिड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस एल नीनो कंसेप्ट। ट्रेड विंड्स जो होती हैं वो वीकर होती हैं, and during this time unusual wind caused the warm surface water from the equator to move east towards the Central and South America. And this, because of this El Nino, more rain than usual in South and Central America can be seen and even in the United States. But इसका impact हमें इंडिया में रेन डेफिसिट के फॉर्म में देखने को मिलता है, और इंडिया में रेन डेफिसिट मतलब सीधा इम्पैक्ट उसका एग्रीकल्चर आउटपुट पर। और उसी को लेकर के जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, अभी न्यूज़ देख लेते हैं क्या उन्होंने बोला है। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री उसके अकॉर्डिंग इस बार जो एल नीनो का कंसेप्ट है, जो एल नीनो की जो कंडीशन डेवलप हो रही है, उसका इंडिया पर जो पॉसिबल इम्पैक्ट है उसकी वजह से कई सारे कंसर्न रेज हो रहे हैं, क्योंकि जो फोरकास्ट किया जा रहा है मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, अगर वो सही हो जाता है तो डेफिनेटली इसकी वजह से इंडिया में हमें रेनफॉल जो है वो कम देखने को मिलेगा, एवरेज से कम रेनफॉल रहेगा, रेनफॉल कम रहेगा, तो जिसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर आउटपुट है वो लोअर होगा। एग्रीकल्चर आउटपुट अगर लोअर होगा तो मार्केट में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की सप्लाई कम होगी, और अगर सप्लाई कम होगी तो डेफिनेटली प्राइस हाइक हमें देखने को मिलेंगे। प्राइस हाइक मीन्स इन्फ्लेशन। तो ओवरऑल जो कंसर्न है फाइनेंस मिनिस्ट्री का वो इन्फ्लेशन को लेकर के है, क्योंकि कुछ मेट्रोलॉजिकल एजेंसीज ने प्रेडिक्ट किया है कि इस बार जो एल नीनो कंडीशंस हैं वो रिटर्न हो रही हैं इंडिया में, एंड इफ दीज प्रेडिक्शंस आर एक्यूरेट देन द मॉनसून रेन कुड बी इन डेफिशिएंसी, जिसका इम्पैक्ट हमें सीधा सीधा एग्रीकल्चर आउटपुट पर देखने को मिलेगा। क्योंकि जितने भी इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के प्रोजेक्शन किए गए हैं वो डेफिनेटली एक कुछ
एग्रीकल्चर आउटपुट को प्रोजेक्ट करके ही किए गए, कुछ एग्रीकल्चर फोरकास्ट को लेकर के, एग्रीकल्चर की ग्रोथ को लेकर के ही प्रोजेक्ट किए गए। और अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो रिड्यूस होती है बिकॉज ऑफ दिस एल नीनो सिचुएशन, तो इसका इम्पैक्ट हमें, डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के अजम्पशन पर देखने को मिलेगा, जो कि कई सारे इंस्टीट्यूशन ने 6 to 6.5% तक का प्रोजेक्शन किया। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि किसने 6.2% का प्रोजेक्शन किया है, किसने 6.4 का किया है, किसने 6% किया है, किसने 5.9 का किया है। तो ये जो ओवरऑल प्रोजेक्शन है ये इसी बेसिस पर है कि जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 से 3.5% तक रहेगी। और ये 3 से 3.5% की एग्रीकल्चर ग्रोथ कब होती है? जब हमारा जो मानसून है वो नॉर्मल होता है। और अगर मानसून एबनॉर्मल हुआ, रेनफॉल डेफिसिट हुआ, तो डेफिनेटली जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है ये डिक्रीज करेगी। और ये डिक्रीज करेगी तो इसका इम्पैक्ट हमें ओवरऑल जीडीपी पर देखने को मिल सकता है। इन्फ्लेशन बढ़ेगी, फूड सप्लाई जो है वो रिड्यूस होगी। तो ये है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का आउटलुक। ग्लोबल ग्रोथ, मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग अपीयर टू हैव स्टार्टेड वीकनिंग द ग्लोबल डिमांड, और जो कि आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में भी कंटिन्यू रहने वाली है। इन्फ्लेशन जो है वो बहुत बड़ा रिस्क है। इसी ग्लोबल रिसेशन की वजह से एक्सपोर्ट जो है उस पर भी हमें कम ग्रोथ देखने को मिलेगी। बजट जो है गवर्नमेंट ने वो बेसिकली ग्रोथ मोमेंटम को सस्टेन करने के लिए अनाउंस किया गया है। हम देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का दूसरा आर्टिकल जो कि पेज नंबर 3 पर दिया हुआ है। CCI फाइन अनरीजनेबल, गूगल टेल्स NCLT। तो यहाँ पर बेसिकली 2 न्यूज़ है जहाँ पर CCI ने गूगल पर जो फाइन इम्पोज किया उसको लेकर के न्यूज़ है। तो गूगल ने थर्सडे को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT में बोला कि CCI ने जो फाइन लगाया है गूगल पर अप्रॉक्सीमेटली 1337 करोड़ का, वो अनरीजनेबल है, अनरैशनल है, इर्रैशनल जिसको हम बोलते हैं, इर्रैशनल है, उसका कोई भी बेस नहीं है। अगर आप थोड़ा सा रेगुलर हैं इस न्यूज़ चैनल को लेकर के तो आपको पता होगा कि रिसेंटली CCI ने, दैट इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1300 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली फाइन लगाया था गूगल पर। किस लिए लगाया था? क्योंकि CCI का ये कहना था कि गूगल जो है वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज़ कर रहा है, स्पेशली इन केस ऑफ गूगल प्ले। तो जो एंड्रॉयड इकोसिस्टम है उसमें अपनी डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज़ कर रहा है गूगल, और इसी मिसयूज़ की वजह से कई बार गूगल को वार्निंग भी दी गई थी। इसके बाद भी गूगल ने वो प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी। एट लास्ट CCI ने 1337 करोड़ का जो फाइन है वो गूगल पर लगाया। हालांकि गूगल इसको लेकर के कई बार नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में भी गया, वहाँ पर भी CCI के सपोर्ट में ही फेवर आया। इसके बाद कई और सारे हाई कोर्ट की बेंच से भी CCI के ही जो डिसीजन है उसको ही हेल्ड अप किया गया। अब इसके बाद गूगल ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो है वो अपनी पिटीशन फाइल करी है, जहां पर गूगल का ये कहना है कि जो भी फाइन इम्पोज किया गया है गूगल पर, दैट इज एक्चुअली द अनरीजनेबल और इर्रैशनल। क्योंकि अगर आप गूगल प्ले को देखें या गूगल के जो एंड्रॉइड फ़ोन आते हैं अगर उनको देखें तो वहाँ पर कुछ ऐप जो ऐसे होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होते हैं, और अगर आप उनको अनइंस्टॉल करते हैं, अगर कस्टमर चाहे उनको अनइंस्टॉल करना तो लिखा जाता है, वो अनइंस्टॉल नहीं तो लिखा जाता है कि अगर आप इसको अनइंस्टॉल करेंगे तो आपकी जो डिवाइस है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी। उसी को लेकर के और भी कई सारी प्रैक्टिसेस हैं जहाँ पर गूगल जो प्ले स्टोर है वहाँ पर बोला गया है कि कई सारे जो एप्लीकेशंस हैं उनको प्रायोरिटी लिस्ट में रखा जाता है, और जो कई नए स्टार्टअप्स हैं उनके एप्लीकेशंस हैं उनको कहीं पर भी इनिशियल 2-3 लिस्ट में उनको नहीं दिखाया। तो कई सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो गूगल अडॉप्ट कर रहा है एंड्रॉइड में अपनी डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज़ करने के लिए। तो ये जो डिफ़ॉल्ट ऐप्स जो आते हैं एंड्रॉइड में उसको लेकर के गूगल प्ले की जो कई सारे प्रैक्टिसेस हैं उसको लेकर के ये CCI का मानना है कि दीज आर द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। और CCI का कहना है कि जितने भी ऐप हैं उन्हें केवल डिसेबल किया जा सकता है। अगर उन्हें कस्टमर चाहे उन्हें रिमूव करना तो उसे रिमूव नहीं किया जा सकता। अगर कंज्यूमर चाहे कि एडिशनल स्पेस जो है वो उसको फ्री मिल जाए तो वो उसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकता। तो इस तरह की कई प्रैक्टिसेस को लेकर के CCI ने जो था वो फाइन लगाया था। अब देख लेते हैं इसी के साथ एसोसिएटेड एक और न्यूज़ है जो कि गूगल के ही इशू से रिलेटेड है। गूगल obeying CCI orders bluntly, startup think tank, the Alliance of Digital India Foundation ADIF, जिसको हम बोलते हैं थिंक टैंक ऑफ इंडियन डिजिटल स्टार्टअप से, ये आप याद रखेंगे। द अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन ADIF इज कॉल्ड एज द थिंक टैंक ऑफ इंडियन डिजिटल स्टार्टअप। तो ADIF का ये कहना है कि जो गूगल है वो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टिव्स को ब्लंटली वॉयलेट कर रहा है।
डेवलपर से अननेसेसरी फीस जो है, अनरीजनेबल जो फ़ी है वो ली जाती है। इसके अलावा बिलिंग सिस्टम में भी कई सारे ऑल्टरनेटिव्स देखने को मिलते हैं। गूगल प्ले स्टोर्स पर भी कई सारी मिस प्रैक्टिसेस हैं, जो माल प्रैक्टिसेस हैं वो अडॉप्ट कर रहे हैं। डिफ़ॉल्ट ऐप को लेकर के भी कई सारी जो माल प्रैक्टिसेस हैं वो गूगल अडॉप्ट कर। तो जो स्टार्टअप्स का थिंक टैंक है उनका ये कहना है कि जो गूगल जैसी जो बड़ी कंपनी है वो इंडिया के जो अथॉरिटीज़ हैं, CCI हैं, उनके जो ऑर्डर्स हैं, उनके डायरेक्शंस जो हैं उनको कंप्लीटली वॉलेट कर रहा है, उनको फॉलो नहीं कर रहा है। So according to Google Play's policy, developers are subject to a Google Play service fee based on the percentage of purchase price or digital purchases in their application। इसी तरह से और भी कई सारी प्रैक्टिसेस है जिनको कोट किया है ADIF ने। ओवरऑल ADIF ने CCI का साइड लिया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। इंडिया INC मस्ट स्टेप अप EAM ऑन चाइना ट्रेड इम्बैलेंसेस। तो एक इवेंट हो रहा था एशिया इकोनॉमिक डायलॉग। उस इवेंट में जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है मिस्टर S जयशंकर, उन्होंने चाइना इंडिया के बीच में जो ट्रेड इम्बैलेंसेस हैं उसको लेकर के अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। उन्होंने ये बोला कि जिस तरीके से इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड इम्बैलेंसेस, अगर हम ट्रेड इम्बैलेंसेस की बात करें तो डेफिनेटली इंडिया जो है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में डेफिसिट की सिचुएशन में है चाइना के साथ। चाइना से हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, चाइना को जो एक्सपोर्ट है वो हम कम करते हैं, जिसकी वजह से डेफिसिट की सिचुएशन है और इसको हम ट्रेड इम्बैलेंसेस के नाम से जानते हैं। तो उसी को लेकर और पिछले कई सालों से चला आ रहा है, तो उसी को लेकर के जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है मिस्टर S जयशंकर, उनका ये कहना है कि जो इंडियन कंपनीज़ हैं उनको इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि वो राइट सोर्सिंग अरेंजमेंट्स नहीं कर पा रही हैं, अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई नहीं कर पा रही हैं, खुद के लिए सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से उनकी जो डिपेंडेंसी है वो चाइना जैसे एक इकोनॉमी पर ज़्यादा है और इसका इम्पैक्ट हमें ट्रेड इम्बैलेंसेस के फॉर्म में देखने को मिलता है। तो एशिया इकोनॉमिक डायलॉग में मिस्टर जयशंकर ने इंडियन कंपनीज को रिक्वेस्ट करी है, बोला उन्हें डायरेक्टिव्स दिए हैं या उन्हें डायरेक्शंस दिए हैं कि इट इज़ अप टू देम इफ दे वांट टू एक्चुअली रिमूव द ट्रेड बैलेंसेस और रिड्यूस द ट्रेड बैलेंसेस कंप्लीटली। तो इसको खत्म नहीं किया जा सकता इतनी जल्दी, लेकिन हाँ एटलीस्ट कंपनी शुड कम फॉरवर्ड टू टेक द इनिशिएटिव, टू टेक द स्टेप्स इन ऑर्डर टू टैकल विद दिस प्रॉब्लम ऑफ ट्रेड इम्बैलेंसेस विद चाइना। और इसके कई सारे मेजर्स लिए जा सकते हैं। एक तो जो कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, वो सेल्फ सफिशिएंट बने। इसके अलावा अगर सेल्फ सफिशिएंसी अचीव नहीं भी हो रही है तो जो चाइना से हमारा इंपोर्ट आ रहा है उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करें। जो चाइनीज़ मार्केट पर, चाइनीज़ कंपनीज पर जो डिपेंडेंसी है उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करें। अदर कंट्रीज के जो कंपनीज हैं उनसे हम रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश्ड गुड को इंपोर्ट करें, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के अकॉर्डिंग, जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपर इनिशिएटिव्स ले रही है। उसने आत्मनिर्भर भारत जैसी कई सारी स्कीम लाई और गवर्नमेंट का अप्रोच भी क्लियर है कि जिस तरीके से मैसिव एक्सटर्नल एक्सपोजर है इंडियन कॉर्पोरेट्स का एक्सटर्नल बाहर के कंट्रीज पर, दैट इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट थ्रेट ऑन नेशनल सिक्योरिटी। तो ये सिर्फ ट्रेड इम्बैलेंसेस की बात नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी सोवरेनिटी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्रेट है ऐसा मानना है, बहुत सिग्निफिकेंट थ्रेट है ऐसा मानना है, क्रिटिकल थ्रेट है ऐसा मानना है जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनका। क्योंकि जिस तरीके से चाइना पर डिपेंडेंसी है, चाइना जब चाहे इंडिया के मार्केट को डिस्टॉर्ट कर सकता है। किसी भी क्रूशल रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश्ड की सप्लाई को स्टॉप करके या किसी भी तरह की फिशिंग अटैक करके, जैसे कि रिसेंटली टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में जो 4G गियर इक्विपमेंट्स है उनको भी बैन किया गया था चाइना से लाने के लिए, कि टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कंट्री के लिए स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। उसमें किसी भी तरह की स्पाइंग डिवाइसेस जो हैं वो कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा थ्रेट होती हैं। तो इसी को लेकर के ट्रेड इम्बैलेंसेस, नेशनल सिक्योरिटी, कई सारे इश्यूज़ पर जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडियन INC को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बोला और कहा गवर्नमेंट जो प्रॉपरली सपोर्टिव है, लेकिन जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, उनकी भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस एस्पेक्ट पर इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिल करके काम करें। तो जो इंडियन कॉर्पोरेट्स हैं, दे हैव टू डेवलप द बैकवर्ड इंटीग्रेशन, वेंडर सप्लाई, कंपोनेंट्स एंड पार्ट, इंग्रेडिएंट्स एंड इंटरमीडिएट्स, जो भी सपोर्ट है वो गवर्नमेंट से डिमांड करें, उसके लिए डाइवर्सिफिकेशन करें इंस्टेड ऑफ बीइंग डिपेंडेंट ऑन वन कंट्री दैट इज चाइना। आप देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। CEO गोयनका मूव्स NCLAT फॉर रिलीफ। तो रिसेंट कल की न्यूज एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि जो ZEAL है, यानी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जी भी बोलते हैं, जो एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस है, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस, उसकी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो NCLT ने एक्सेप्ट कर ली। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की जो मुंबई बेंच थी उसने एक्सेप्ट कर ली है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली इंडसइंड बैंक ने
सिटी और जीम 2 ग्रुप के लिए इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स की पिटीशन दी थी मुंबई बेंच में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की। उसको लेकर के जो NCLT थी उसने अप्रूवल दे दिया था, क्योंकि इंडसइंड बैंक का ये कहना था कि दोनों ही कंपनीज जो हैं वो अपने पेमेंट में डिफॉल्ट हो रही हैं, दे आर नॉट एबल टू रीपे देयर लोन बैक, और इसलिए उनके अगेंस्ट जो है वो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करी थी। तो इंडसइंड बैंक जो था वो एक इंपॉर्टेंट और बड़ा फाइनेंशियल क्रेडिटर है सिटी में और जील ग्रुप में। तो उसी को लेकर के जो CEO है मिस्टर गोयनका जील के, उन्होंने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, एक होता है NCLT और एक होता है NCLAT। अगर आप NCLT के किसी भी डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है कोई भी पार्टी, तो वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाकर के, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाकर के उस डिसीजन के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है। तो उसी को लेकर के जो CEO हैं मिस्टर गोयनका, उन्होंने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में केस फाइल किया, पिटीशन फाइल करी है, और उसमें उन्होंने रिलीफ सीक किया है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ NCLT। सो लेट अस सी कि क्या डिसीजन लेती है अपीलेट ट्रिब्यूनल। फिलहाल के लिए ये जो मैटर है ये अभी NCLAT के पास है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। विल इम्पोज मोर सैंक्शन ऑन रशिया, येलेन इन इंडिया। सो US की जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं वो इंडिया की विजिट पर आए। उन्होंने जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनसे मीटिंग भी करी है, और इस मीटिंग में उन्होंने इंडिया को बोला है, इंडिया के जो काउंटर पार्ट है उनको बोला है कि USA जो है और वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो रशिया पर और ज़्यादा सैंक्शन इम्पोज करने की सोच रहे हैं। तो जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है उसमें रशिया को और कमज़ोर करने के लिए दे आर प्रॉबेबली सीकिंग मोर सैंक्शन ऑन रशिया। तो इसीलिए बेसिकली उन्होंने इंडिया से कॉपरेशन की डिमांड करी है। तो येलेन सेड on the sideline of G20 meeting of finance minister and central bank governor, उन्होंने सेपरेटली हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनसे बात करी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। बंगा बाइडेन पिक्स टू हेड वर्ल्ड बैंक, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लिप देख लेते हैं। चीपर क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया पुशेस इंडियाज इंपोर्ट बिल एक्सपोर्ट ट्रेड। तो जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है उसके बाद से रशिया पर कई सारे सैंक्शन भी लगे हैं। हम कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं इस न्यूज़ को, और इसी सैंक्शन की वजह से रशिया ने जो अपने फ्रेंड कंट्रीज हैं उनको डिस्काउंटेड ऑयल प्रोवाइड करना शुरू कर दिया इन ऑर्डर टू बिल्ड अप इट्स इकोनॉमी, इन ऑर्डर टू फाइनेंस द वॉर। और उसी के केस में इंडिया और चाइना भी उसी लिस्ट में है। चाइना और इंडिया दोनों ही रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल जो है वो परचेज कर रहे हैं, और उसकी वजह से ऐसा मानना है एक्सपर्ट्स का कि इंडिया का जो बिल है, इंपोर्ट बिल है, वो कंटिन्यूअसली शूट कर रहा है। उसके कंपैरिजन में जो हमारा एक्सपोर्ट है वो नहीं बढ़ रहा है क्योंकि ग्लोबल रिसेशन की सिचुएशन चल रही है, लेकिन जो हमारे इंपोर्ट बिल हैं वो कंटिन्यूअसली शूट कर रहे हैं। एंड द ट्रेड बैलेंस बिटवीन इंडिया एंड सैंक्शन रशिया टचेस अप्रॉक्सीमेटली $35 बिलियन ड्यूरिंग दिस अप्रैल एंड दिसंबर। तो जो इस फाइनेंशियल ईयर के जो 10 महीने हैं, यानी बोल सकते हैं 3 क्वार्टर्स हैं, उसमें इंडिया और रशिया के बीच में जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस है वो बढ़ रहा है। ट्रेड डेफिसिट की केस में इंडिया आ रहा है रशिया से, क्योंकि रशिया डिस्काउंटेड ऑयल दे रहा है, लेकिन उस अमाउंट पे इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है रशिया को, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। इन कंट्रास्ट द साइज ऑफ द ट्रेड वाज ऑलमोस्ट फोर्थ एट $9.1 बिलियन एज पर द रिसेंट डेटा। तो इंडिया और रशिया के बीच में जो ट्रेड सरप्लस की सिचुएशन थी वो फिलहाल के लिए डेफिसिट हो रही है, क्योंकि इंडिया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंटेड ऑयल रशिया से इंपोर्ट कर रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। मोर नेशन इंटरेस्टेड इन यूजिंग UPI RBI डिप्टी गवर्नमेंट। रिसेंटली इंडिया ने सिंगापुर के साथ जो UPI और पे नाउ का जो इंटीग्रेशन किया है, उसके बाद कई सारे और भी कंट्रीज़ हैं जो इस पर्टिकुलर UPI प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाह रहे हैं, उसके साथ इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, ऐसा कहना है हमारे RBI के डिप्टी गवर्नर मिस्टर T रविशंकर। सो इंडिया लुक फॉरवर्ड टू शोकेस इट्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉफिस ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ G20 प्रेसिडेंसी। जो G20 की फाइनेंस मिनिस्टर और जो सेंट्रल गवर्नर की जो मीटिंग चल रही है उसमें इन्होंने ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि देन मोर कंट्रीज आर विलिंग टू इंटीग्रेट विद इंडियाज UPI। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। मेटा प्लान्स फ्रेश ले ऑफ टू इम्पैक्ट 1000। तो मेटा कंपनी जो है, फेसबुक पेरेंट मेटा प्लेटफॉर्म जो है वो अब नए जॉब कट्स के लिए प्लान कर रहे हैं, जिससे कंपनी का रीऑर्गेनाइजेशन और डाउनसाइजिंग जो एफर्ट है उनको और तेज किया जा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इससे कई सारे अमाउंट में, नंबर्स में हमें ले ऑफ देखने को मिलेगा, और इस ले ऑफ से थाउजेंड्स जो एम्प्लॉय हैं वो इम्पैक्ट करेंगे, जो लेबर मार्केट है वो भी इम्पैक्ट करेंगे। तो कई सारे अब कंपनीज जो हैं वो और ज़्यादा इंटेंसिव ले ऑफ की सिचुएशन पर जा रहे हैं। ले ऑफ मीन्स एम्प्लॉयज़ को निकालना। तो जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा है वो भी इस पर्टिकुलर फ्रेश राउंड ऑफ जॉब कट्स के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे कंपनी के डाउनसाइजिंग इफेक्ट की वजह से जो कंपनी का ग्लोबल रिसेशन का इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके, क्योंकि मार्केट में ग्लोबल रिसेशंस हैं, कंपनीज की जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है, कंपनीज के पास बिजनेस नहीं है, तो डेफिनेटली दे विल रिड्यूस देयर वर्कफोर्स, और वही बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। इफ यू वांट लेक्चर PDF, you can join me on Telegram channel. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.